प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2178, द कैंग युअन क्लैन्स लेगेसी इज रियली ग्रेट। हाँ, सिल्वर बॉक्स हवा में अचानक बिखर गया और उसके साथ ही एक तेज चमक फूट पड़ी। इस रोशनी ने झेंग लो को वहीं रोक दिया और उसे बेहद असहज महसूस हुआ। वो चमक सूरज की किरणों जितनी गर्म थी, लेकिन सिर्फ पीली सफेद गर्म रोशनी से झेंग लो को इतनी प्रतिक्रिया नहीं होती। असल में जो चीज झेंग लो और पूरी लिजर्डमैन जाति के लिए घृणित और डरावनी थी, वो थी अल्ट्रावायलेट रेस। वे कभी सतह पर रहते थे, लेकिन अरबों सालों से धरती के नीचे भागने के बाद उनके शरीर सतह के माहौल के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं रहे। चाहे वो वातावरण में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो या उनकी त्वचा को आग की तरह जलाने वाली अल्ट्रावायलेट रेस, दोनों ही उन्हें बेहद पीड़ा देते थे, जैसे किसी इंसान को ज्वालामुखी के गड्ढे में डाल दिया जाए। झंग यी ने आज खासतौर पर झेंग लो के लिए एक बेहद शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स तैयार किया था। इसकी अल्ट्रावायलेट तीव्रता सूरज की किरणों से हजारों लाखों गुना ज्यादा थी। सिर्फ झेंग लो ही नहीं, अगर झंग यी ने खुद कोई सुरक्षा कवच नहीं पहना होता तो इतनी तीव्र किरणों से उसका पूरा शरीर जेनेटिक म्यूटेशन और स्किन कैंसर से भर जाता। झेंग लो का शरीर इतना शक्तिशाली था कि यह रोशनी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन उसकी गहरी नीली त्वचा में जेनेटिक असहजता के कारण बदलाव नजर आने लगे। सहन करना एक बात है, नजरअंदाज करना दूसरी। उसकी इसी पल की चूक ने झंग यी को मौका दे दिया। इस बार झंग यी ने दूर से लड़ने का तरीका नहीं चुना, क्योंकि लंबी दूरी के हमले झेंग लो को असली चोट नहीं पहुंचा सकते थे, न ही उसके लक्ष्य को पूरा कर सकते थे। लिंग की विशाल आइस ड्रैगन स्वॉर्ड दोनों हाथों में लेकर झंग यी सीधा पास आ गया। टाइम का दूसरा हाथ झेंग लो की हर हरकत का अनुमान लगा रहा था। जब दो मास्टर्स लड़ते हैं तो एक पल की भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। झंग यी ने इस मौके को थाम लिया। लिंगजी के शरीर में जमा ऊर्जा उसकी भुजा से होते हुए आइस ड्रैगन स्वॉर्ड तक पहुंची और उसने तलवार सीधा झेंग लो की गर्दन पर उतार दी। नीली चमक ने मानो पूरी दुनिया को शुद्ध कर दिया। ये इतनी ठंडी और तेज थी जैसे बर्फीले तूफान ने पूरी धरती को ढक लिया हो। इसकी धार इतनी तेज थी कि झेंग लो की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। आह! झेंग लो फिर भी झेंग लो ही था। तलवार उसके बेहद करीब थी, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया झंग यी जितनी तेज नहीं हो सकती थी। उसने बाएं हाथ से झटका दिया। उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपने हाथ से उसने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड रोक ली। पिंग! आइस ड्रैगन स्वॉर्ड उसकी भुजा से टकराई, मानो हीरे पर वार हुआ हो, और धातु जैसी टंकार गूंज उठी। झंग यी ने देखा कि कुछ टुकड़े उड़ते हुए गिरे। वे झेंग लो की गहरी हरी चमकती हुई स्केल्स थी। कितना मजबूत है! झंग यी अनायास ही दंग रह गया और थोड़ी निराशा भी हुई। उसने सोचा था कि यह वार कम से कम कुछ असर डालेगा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अफसोस, नाइट लेवल का झेंग लो सचमुच एक भयावह प्रतिद्वंद्वी था। झेंग लो ने पलटकर झंग यी को दूर धकेल दिया और अपने दाएं हाथ से वर्चुअल डेस्टिनी अटैक करने ही वाला था कि झंग यी ने तुरंत हवा में एक हाथ से कई डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशंस उकेर दिए और उसके जल्दबाजी वाले हमले को काट डाला। कुछ ही वारों में जरा सी भी गलती मौत ला सकती थी, और ये तब था जब झंग यी पूरी तैयारी में था और झेंग लो अचानक पकड़ा गया था। अगर बराबरी की जानकारी और तैयारी के साथ युद्ध होता तो नतीजा झंग यी सोच भी नहीं सकता था। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी बहुत मौके हैं। झंग यी की एलियन स्पेस में ऐसे हजारों लाइट सोर्सेस पहले से तैयार थे। दुश्मन मजबूत था, लेकिन वो भी पूरी तैयारी के साथ आया था। शुरुआती दौर के बाद असली घमासान उनका इंतजार कर रहा था। झंग यी को कोई जल्दी नहीं थी। जितना समय खिंचेगा उतना ही बैटलफील्ड पर हुएक्सू नेशनल कोलिशन फोर्सेस के लिए फायदा होगा।
ईस्ट सिटी ऑफ द वुलुयन एम्पायर में 12 सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने एक साथ हमला किया, मानो पूरा शहर ही उलट देंगे। धरती बुरी तरह कांप उठी और डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए ये और मुसीबत बन गया। ये लड़ाई बहुत अचानक छिड़ गई थी। अंदर बाहर दोनों तरफ से संकट था, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से लोगों को बचाने का प्रयास छोड़ना पड़ा। बचे हुए सैनिक एलियन जनरल्स की अगुवाई में शहर की दीवारों पर चढ़ गए। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट गैरिसन कमांडर बैंग ने कम्युनिकेशन उपकरण से सबको पुकारा, वे हमारी रक्षा को तोड़ नहीं पाएंगे। दूसरे जिलों से भी हमारी मदद आ रही है और हमारा ग्रैंड मार्शल भी दुश्मन से लड़ रहा है। बस उनकी टुकड़ियों को रोको, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। अब मेरे साथ आगे बढ़ो और डटे रहो। शहर के लोग और सैनिक बेहद घबराए हुए थे, लेकिन सौभाग्य से वुलुयन एम्पायर की रक्षा सिर्फ सैनिकों पर निर्भर नहीं थी। स्काई आयरन कर्टेन खुद में ही भयावह रक्षात्मक क्षमता रखता था। नहीं, ये सिर्फ रक्षा नहीं थी। हमले को झेलने के बाद आसमान का ये लौह पर्दा ऊर्जा संचित करने लगा। गहरी नीली तरंगे एक बिंदु पर इकट्ठी हुई और फिर सूरज की ज्वाला जैसी एक रंगीन किरण दुश्मनों की तरफ छोड़ी। धड़ाम, वो ऊर्जा तोप सीधा सबसे ऊंचे और शक्तिशाली सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की ओर बढ़ी, जिसे एक्सायोलाई ने और मजबूत किया था। लेकिन तभी सभी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने एक जैसी हरकत की। उन्होंने खुद को जमीन में गाड़ लिया और अपने सिर जैसे हिस्से को बाहों से ढक लिया। बूम! स्काई आयरन कर्टेन का हमला उन पर पड़ने ही वाला था कि अचानक बीच में एक पारदर्शी अवरोध खड़ा हो गया। असल में उन 12 सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने मिलकर अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन फील्ड सक्रिय कर दी थी। वुलुयन एम्पायर की तकनीक वाकई बहुत उन्नत थी, लेकिन वो सिर्फ छठी पीढ़ी की मानव सभ्यता की तुलना में कैंगियन सिविलाइजेशन के सामने ये अंतर बहुत बड़ा था। इतना शक्तिशाली हमला भी उन 12 मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की रक्षा नहीं तोड़ सका। वे सिर्फ लोहे के दैत्य नहीं थे, बल्कि चलते फिरते विशाल किले थे। शहर की दीवार के पीछे अस्थायी कमांड सेंटर था। वहां लू कैरन एक विशाल स्नोई आउल चला रहा था। यांग जिंगसन और अन्य लोग, साथ ही ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी भी मौजूद थे। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और दंग रह गए। प्रोफेसर डा विंसी की आंखें सिकुड़ गई। एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक के तौर पर वो मानता था कि कोलंबिया की तकनीक बेमिसाल है, लेकिन हुएक्सू किंगडम की शक्ति देखकर वो चौंक गया। ये सब कैंग युअन क्लैन की विरासत है ना? प्रोफेसर डा विंसी ने यांग जिंगसन से कहा, क्या ये साफ नहीं है? यांग जिंगसन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अध्याय 2179, यांग जिंगसन की वॉर प्लान। प्रोफेसर डा विंसी सामने घूरते रहे। ये कोई साधारण सीज नहीं था। ये तो मानो दुश्मन की दीवारों के बाहर एक नई दीवार खड़ी कर दी गई हो, जहां दोनों ओर से हमला हो रहा था। वाह, सचमुच केओस जैसा कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया में शायद ही कोई और हो जो इतने विशाल सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को बिना नुकसान पहुंचाए इतनी आसानी से अपने देश तक लौटा सके। कोलंबिया भी ये नहीं कर सका। वहां तो ज्यादातर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बॉडीज छोड़ दिए गए और सिर्फ कोर ही ले जाए गए। आखिरकार फ्रीमॉन्स की बर्फीली भूमि से इतने भारी वॉर बीस्ट्स को सरहद तक लाना और फिर वॉरशिप से देश भेजना बहुत कठिन काम था। कोलंबिया मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के रिसर्च में हुएक्सू किंगडम से बहुत पीछे है। प्रोफेसर डा विंसी बोले, तुमने सचमुच अच्छी तैयारी की है। लगता है कि वुलुयन एम्पायर की एनर्जी शील्ड को तोड़ने का तरीका तुम्हारे पास है। बस एक अफसोस है कि हम वुलुयन एम्पायर के सेंट्रल रीजन में डेथ गॉड ऑफ लव को डिटोनेट नहीं कर पाए। यांग जिंगसन के सामने अब पूरे वुलुयन एम्पायर का एक त्रिआयामी होलोग्राफिक नक्शा था, जैसे एक विशाल सैंड टेबल। उस पर साफ दिख रहा था कि एम्पायर के चारों आउटर सिटीज लाल समंदर में बदल चुके थे और सिर्फ सेंट्रल इंपीरियल सिटी बचा था। यह सुनकर यांग जिंगसन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है?
सब कुछ तो हमारे प्लान के अनुसार चल रहा है। प्रोफेसर डा विंसी ने आंखें सिकोड़ ली। कौन सा और प्लान? यांग जिंगसन ने इस बार सच्चाई छुपाई नहीं। वो सैंड टेबल पर इशारा करते हुए बोली, इस युद्ध से पहले ही हमने वोलुयन एम्पायर की पूरी डिफेंस सिस्टम की जांच कर ली थी। सबसे बाहर है एनर्जी शील्ड, आयरन कर्टन ऑफ द स्काई। ये बेहद शक्तिशाली है, पर हमने इसे तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। दूसरा है लिजर्डमैन ट्रूप्स और उनके वॉर वेपन्स का बैटल ग्रुप। वहां हमें बेहद भीषण लड़ाई लड़नी होगी। और तीसरा, उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई और आवाज गहरी हो गई। वो है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का तरीका। ये सुनते ही प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन दोनों के चेहरे बदल गए। क्या मतलब है तुम्हारा? यांग जिंगसन ने समझाया। वोलुयन क्लैन बहुत समय से अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रह रहा है। हमेशा संकट में रहने के कारण उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। उसने सैंड टेबल पर अपनी उंगली फिराई। इस जमीन के नीचे एक विशाल डिस्ट्रक्शन सिस्टम छुपा है। अगर कभी वोलुयन एम्पायर को पूर्ण विनाश का खतरा हुआ तो शाही परिवार इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। उस वक्त इस देश में रहने वाले हर जीव को तबाही झेलनी पड़ेगी। प्रोफेसर डा विंसी की आंखें फैल गई। पूरे एम्पायर को नष्ट करना? कितना क्रूर! पर क्या सचमुच ऐसे हथियार मौजूद हैं? ये सिर्फ एक शहर को उड़ाने जितना आसान नहीं था। यहां तक कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली डेथ गॉड ऑफ लव ने भी कभी किसी बड़े शहर को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। और वोलुयन एम्पायर तो हुएक्सू किंगडम के एक छोटे प्रोविंस जितना बड़ा है। यांग जिंगसन ने शांत स्वर में कहा, पूरा एम्पायर नष्ट करना शायद बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, पर हां, ये वेपन्स सभी रिसोर्सेज को नष्ट कर सकते हैं और दुश्मन को भारी जनहानि पहुंचा सकते हैं। ये परिणाम हम नहीं चाहते। आखिर हमने इतनी मेहनत से ये युद्ध छेड़ा है ताकि वोलुयन एम्पायर के रिसोर्सेज हमारे नुकसान की भरपाई कर सके। फिर वो ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी की ओर मुड़ी। तो जैसे ही हम आयरन कर्टन तोड़ देंगे, तुम दोनों मेरे साथ सेंट्रल एरिया चलना। हम इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। प्रोफेसर डा विंसी जोर से हंस पड़ा। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार खेल है, रोमांचक भी। ठीक है, मैं तैयार हूं। वैसे भी बड़े युद्धों में हाई लेवल इनह्यूमंस का काम होता है दुश्मन का सर काटना, न कि मैदान में भागते फिरना। ये बात खुशी खुशी तय हो गई। लेकिन डा विंसी खिड़की से बाहर युद्ध भूमि की ओर देखता रहा। सामने विशाल नीला आकाश फैला था। वोलुयन एम्पायर के ऊपर हिल तो सकता था, पर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वोलुयन एम्पायर की सहस्राब्दियों पुरानी रक्षा प्रणाली कोई मजाक नहीं थी। आयरन कर्टन ऑफ द स्काई ने न जाने कितनी बार उन्हें बचाया है और अनगिनत सभ्यताओं के आक्रमण झेले हैं। तुम इसे तोड़ोगे कैसे? प्रोफेसर डा विंसी की आंखों में गंभीरता उतर आई। उसने सोचा, कोलंबिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस कैनन्स भी शायद इसे नहीं भेद पाएंगे। लू केरन ने दृढ़ आवाज में कहा, फिक्र मत करो, हम रास्ता निकाल लेंगे। फिर वो उठ खड़ी हुई और यांग जिंगसन व बाकियों की ओर हाथ हिलाकर बोली, तुम लोग यही रुको, मैं बैटलफील्ड पर जा रही हूं। सबने अंगूठा दिखाकर कहा, जाओ, पूरी सीज अब तुम पर है। ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी भी उसे जाते हुए देखते रहे। लू केरन बर्फ सी सफेद आर्मोर पहनकर जायंट स्नोई आउल से उतरी। कुछ ही देर में बैटलफील्ड से एक गगन भेदी धमाका गूंज उठा। शहर की दीवारों पर खड़े लिजर्डमैन सैनिक, जो अभी तक ईस्ट सिटी की रक्षा की कसम खा रहे थे, अचानक स्तब्ध रह गए, क्योंकि सामने खड़े वे विशाल सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स धीरे धीरे उनके लिए रास्ता बना रहे थे। धड़ाम, दूर आकाश से एक और विस्फोट की गूंज आई और फिर अंधेरे से मानो कोई प्रलयकारी प्राणी धीरे धीरे प्रकट होने लगा। वो एक ऐसी विशालकाय चीज थी जिसका बो देखते ही दिल पर बोझ उतरता था। उसकी ऊंचाई सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से टक्कर खा रही थी और सबसे भयावह था उसका लगातार अंधेरे से बाहर निकलता हुआ विशाल शरीर। वो था एक अकल्पनीय सुपर बैटलशिप
दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से कई गुना विशाल। कैंग यूएन क्लैन का सुपर बैटलशिप होप पहली बार मानव युद्ध भूमि पर प्रकट हुआ। ये क्या है? एक जहाज। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट गैरिसन कमांडर बैंक के चेहरे का रंग उड़ गया। मानव सभ्यता के स्तर पर ऐसा बनाना असंभव है। क्या ये भी कैंग यूएन क्लैन से मिला है? उधर लू केरन पहले ही होप के कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी थी। बिना समय गवाए उसने सीधे होप का मेन गन एक्टिवेट कर दिया। बैटलशिप के ऊपर एक विशाल लाल क्रिस्टल जड़ा था। उसका आकार पॉलीहेड्रन था। दूर से देखो तो मानो एक विशाल सा। जैसे ही होप का कोर फर्नेस एक्टिवेट हुआ, भयानक ऊर्जा की लहरें मेन गन क्रिस्टल में समाने लगी। लाल एनर्जी वेव्स चारों ओर फैल रही थी और ऊर्जा क्षेत्र इतना प्रबल था कि आसपास की रोशनी तक विकृत होने लगी।